दिल्ली के एक पॉश क्लिनिक के अंदर एयर कंडीशनिंग की धीमी गूंज सुनाई दे रही है, जो चल रहे नाटक के बिल्कुल विपरीत है। डॉ आदित्य मेहरा, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, अपनी मेज पर बैठे हैं। उनकी भौहों पर चिंता की एक सूक्ष्म सिलवटें पड़ी हुई हैं। उसके सामने मरीजों की फाइलें खुली पड़ी थीं। हर एक बार होने वाले दुःस्वप्न का एक भयानक प्रमाण थी। फाइलें एक भयानक दृष्टि का विवरण देती हैं। एक दर्पण जिसमें स्वयं को एक घिनौना हत्या करते हुए दिखाया गया है। डॉ मेहरा की निगाहें परेशान करने वाले पैटर्न पर टिकी हुई हैं। उनके दिमाग में एक खामोश जंग चल रही है। शांत क्लिनिक अनगिनत दुःस्वप्नों का बोझ समेटे हुए है, जिनमें से प्रत्येक एक गहरा रहस्य है जिसे अभी तक सुलझाया जाना बाकी है। डॉ आदित्य के बांझ क्लिनिक में श्री गुप्ता, जो अपने 50 के दशक के अंत में है, झुके हुए बैठे हैं। उनकी आंखें स्पष्ट भय से चौड़ी हैं। उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगते हैं जब वह स्वीकार करता है, डॉक्टर, मुझे हर रात एक ही सपना आता है। उसकी आवाज डर से कांप जाती है। हर रात मैं आईने में किसी को मार रहा हूं। डॉ आदित्य उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। कृपया मिस्टर गुप्ता, शांत रहने की कोशिश करें, यह तनाव का लक्षण लगता है। डॉ आदित्य के बांझ क्लिनिक में सफेद दीवारें रश्मि चौधरी से निकलने वाले स्पष्ट डर को बढ़ा देती हैं। उसकी धंसी हुई छायादार आंखें गहरी थकान और गहरे बैठे डर को बयां करती हैं, जो हवा को ठंडा कर देती है। वह आगे झुकती है। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट, एक गुप्त बात की तरह है, जैसे कोई वर्जित रहस्य साझा कर रही हो। डॉक्टर, मुझे हर रात एक सपना आता है। रश्मि स्वीकार करती है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही है। मैं आईने के सामने खड़ी हूं और आईने में मैं अपने पति की हत्या करती हूं, वह बताती है। उसका डर और गहरा होता जाता है। बांझ सफेद क्लिनिक में डॉ आदित्य की दयालु आंखें रश्मि की व्याकुल निगाहों से मिलती हैं। उनकी आवाज एक शांत मरहम की तरह है। वह उसे आश्वस्त करता है, यह सिर्फ एक सपना है रश्मि, तुम्हारे अवचेतन मन का डर। हम इस पर काम करेंगे। डॉ आदित्य एक नोटपैड पर लिखते हैं, रश्मि को एक पर्ची सौंपते हैं और उनकी अगली महत्वपूर्ण मुलाकात तय करते हैं। रश्मि के चेहरे पर शांति की एक झलक दिखती है, फिर भी एक गहरी बैठी हुई डर अभी भी बनी हुई है, जो उसकी आंखों में खटकती है। बाहर दिल्ली की सड़क पर चहल पहल है, लेकिन अपनी कार के अंदर आदित्य विचारों में खोया हुआ स्टीयरिंग व्हील पर बेचैनी से ताल ठोक रहा है। गाड़ी में रेडियो की हल्की समाचार की आवाज गूंज रही थी, जो उसके अंदर के उथल पुथल के लिए एक सामान्य पृष्ठभूमि थी। अचानक एक खौफनाक समाचार रिपोर्ट हवा में गूंजती है। रश्मि चौधरी ने अपने पति की हत्या कर दी है। आदित्य की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर जम जाती हैं। अचानक गहरे सदमे से उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ जाते हैं। उसका चेहरा अविश्वास और भय से विकृत हो जाता है, जैसे असंभव खबर उसके मन में उतरती है। बाहर की जीवंत दुनिया एक अस्पष्ट धुंध में धुंधली हो जाती है। विनाशकारी खुलासे से उसकी वास्तविकता बिखर जाती है। कम रोशनी वाले क्लिनिक में एक अकेली डेस्क लैंप एक भयानक चमक बिखेरती है, जो डॉ आदित्य के परेशान चेहरे को रोशन करती है। वह अकेला बैठा है। उसके सामने मेज पर एक फाइल का, रश्मि की फाइल का वर्ण भारी है। उसने जो खबर सुनी वह उसके दिमाग में गूंज रही थी, जो साधारण तनाव से कहीं परे किसी चीज की लगातार बेचैन करने वाली फुसफुसाहट थी। उसके भीतर एक गहरी सम्मोहक इच्छा जागृत होती है, जो अब उसके सामने मौजूद अंधेरे रहस्य को सुलझाने की भूख है। रात की खामोशी में फाइल पर टिकी उसकी निगाहों से सच्चाई का पता लगाने का एक मूक संकल्प मन में बैठ जाता है। डॉ आदित्य के क्लिनिक में निखिल डॉक्टर के सामने बैठा है। उसका चेहरा पीला और गहरी चिंता से भरा हुआ है। वह अपनी सीट पर असहजता से हिलता है। उसकी निगाहें इधर उधर भटकती हैं, जो एक पीड़ादायक आंतरिक संघर्ष को दर्शाती हैं। उसके होठों से एक खौफनाक कबूलनामा निकलता है, डॉक्टर, मुझे भी वही सपना आता है।
उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है, जो भयावहता को उजागर करती है। आईनी है, मैं आईने में देखता हूं और मैं किसी को मार देता हूं। क्लिनिक के बांझ वातावरण में आदित्य आगे झुकता है। उसके चेहरे पर गहरा गंभीरता छाई हुई है। निखिल, उसकी आंखें एक अकाट्य आतंक से चौड़ी हो गईं। आदित्य पर अपनी निगाहें टिकाए हुए उसका शरीर कांप रहा है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, घना और दमघोंटू। जैसे ही आदित्य पूछता है, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट में बदल जाती है। किसको? निखिल की आवाज, हालांकि धीमी है, एक परेशान करने वाली स्पष्टता के साथ गूंजती है। तुम। आदित्य की दुनिया डगमगाती हुई लगती है। उसका दिल एक पल के लिए अपनी स्थिर लय को रोक देता है, एक निलंबित धड़कन में फंस जाता है। क्लिनिक की बिल्कुल सफेद दीवारें आदित्य के चारों ओर बंद होती दिख रही हैं। उसे एक अचानक दिल दहला देने वाले खुलासे में फंसा रही हैं। डॉ आदित्य निखिल की घबराई हुई कहानी को मजाक बताकर खारिज करने की कोशिश करते हैं। एक जबरदस्ती की मुस्कान मुश्किल से उनकी बेचैनी को छुपाती है, लेकिन निखिल की आंखें, जो कच्चे डर से चौड़ी हो गई थीं, एक ऐसा सच बयां कर रही थीं जिसे आदित्य नजरअंदाज नहीं कर सकता, जिससे वह गहराई से बेचैन हो गया। आदित्य की आवाज एक संयमित शांति के साथ निखिल को अपने दौड़ते दिमाग को शांत करने और जवाबों के लिए बाद में लौटने का निर्देश देती है। जैसे ही निखिल जाता है, आदित्य के मन में एक अजीब ठंडी बेचैनी घर कर जाती है। संदेह का बीज डर में खिल उठता है। वह अपने क्लिनिक में अकेला खड़ा है। हवा में व्याप्त डर निखिल की बेचैन करने वाली यात्रा का प्रमाण है। डॉ आदित्य बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आंखें खुली हैं। रात की दम घोंटने वाली खामोशी उन पर हावी हो रही है। निखिल के कहे हुए डरावने शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे हैं, जिससे उसकी नींद उड़ गई है। एक हल्की खरोंच, फिर एक फर्श की तख्ती चरमराती है। उसके अपने घर से एक डरावनी आवाज। डॉ आदित्य के मन में एक वास्तविक भय की सिहरन दौड़ जाती है, एक ऐसी अनुभूति जिसे वह शायद ही कभी महसूस करते हैं। वह धीरे धीरे सावधानी से बिस्तर से खुद को ऊपर उठाता है। हर मांसपेशी तन जाती है। उनकी निगाहें बेचैन करने वाली आवाजों के स्रोत की तलाश में अंधेरे में दौड़ती हैं। फ्लोरोसेंट लाइटें धीरे धीरे गूंजती हैं जब डॉ आदित्य अपने क्लिनिक लौटते हैं। रात की खामोशी उनके आंतरिक उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत है। वह मरीजों की फाइलों के ढेर निकालता है। उनके पीले पड़ चुके किनारे वर्षों के समर्पण और अनुत्तरित प्रश्नों के मूक गवाह हैं। एक एक करके वह हर फाइल को ध्यान से देखता है। एक मायावी पैटर्न की गहन खोज में उसकी भौहें गहरी सिकुड़ जाती हैं। कभी गुलजार रहने वाला क्लिनिक अब गहरी छाया में डूबा हुआ है, जो आदित्य की गहरी एकाग्रता को दर्शाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, शांत कमरे में लंबी छायाएं फैलती हैं, जो जवाबों के लिए उसकी अथक खोज को दर्शाती हैं। अपने मंद रोशनी वाले क्लिनिक में डॉ आदित्य का चेहरा डेस्क लैंप से प्रकाशित होता है। आश्चर्य और भय का मुखौटा पहने हुए उसकी निगाहें डेस्क पर फैले मेडिकल फाइलों पर टिकी हैं। एक भयानक पैटर्न धीरे धीरे उभर रहा है। प्रत्येक मामला एक भयानक त्रिमूर्ति को प्रकट करता है। वही दर्पण, वही सपना और अनिवार्य रूप से वही हत्या। उसकी आंखें घबराहट में एक फाइल से दूसरी फाइल की ओर दौड़ती हैं। उसके दिमाग में भयानक एहसास गहराता जाता है, जैसे जैसे बार बार दोहराए जा रहे पैटर्न की भयानक सच्चाई उसकी आंखों के सामने खुलती है। उसे एक ठंडी दहशत जकड़ लेती है। दीपक की कोमल चमक लंबी नाचती हुई छायाएं डालती है, जो डॉ आदित्य की आत्मा के आतंक को दर्शाती है। क्लिनिक की शांत रात में डॉ आदित्य का चेहरा डेस्क लैंप की कोमल रोशनी से नहाया हुआ है। उनकी निगाहें मरीज की फाइलों पर टिकी हुई हैं। उसके चेहरे पर अचानक बिजली की तरह कौंधने वाली अनुभूति छा जाती है। उसकी एकाग्र आंखों में एक चिंगारी जल उठती है। वह एक नोटपैड उठाता है। उसका हाथ अर्जेंट पर्पस के साथ चलता है, क्योंकि वह एक नाम एक पुराने मनोरोग क्लिनिक को लिखता है। उनकी आंखों में एक नई
लगभग हताश दिशा में चमक है, एक ऐसा रास्ता जो अचानक अंधेरे में रोशन हो गया है। आदित्य एक जर्जर क्लिनिक के सामने खड़ा है, जिसका फीका पड़ा साइन बोर्ड मानसिक स्वास्थ्य केंद्र बीते हुए कल की एक खौफनाक फुसफुसाहट है। धूल भरी सड़ती हुई दीवार उसके ऊपर मंडराती है, अनगिनत कहानियों और परछाइयों का एक मूक प्रहरी। एक गहरी सांस लेते हुए आदित्य चरमराते दरवाजे को खोलता है, जिसके अंदर की विशाल अंधकार का पता चलता है। वह सुनसान इमारत में कदम रखता है, जो खामोशी और आगे जो कुछ भी है उसके बेचैन कर देने वाले वादे में समा जाती है। परित्यक्त क्लिनिक के अंदर धूल की एक मोटी परत हर सतह पर छाई हुई है, जो क्षय का एक मूक प्रमाण है। भूतिया फीतों की तरह जाले वीरान कमरों में फैले हुए हैं, जो हल्की छनकर आती रोशनी को पकड़ रहे हैं। आदित्य दमनकारी उदासी में कदम रखता है, उसकी टॉर्च की किरण तेज केंद्रित तीव्रता के साथ अंधेरे को चीर देती है। किरण फटी दीवारों और पलटे हुए फर्नीचर पर नाचती है, जो क्लिनिक के भूले हुए रहस्यों को उजागर करती है। वह व्यवस्थित सटीकता के साथ चलता है, उसकी निगाह हर कमरे पर घूमती है, उजाड़पन में किसी भी सुराग की तलाश करती है। हर कदम प्राचीन धूल को जगाता है। परित्यक्त स्थान की गहरी खामोशी में एक कोमल फुसफुसाती गूंज। एक वीरान क्लिनिक की गंदी खिड़कियों से सूरज की रोशनी मुश्किल से छन पाती है, जो नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। आदित्य मलबे से भरे कमरे में प्रवेश करता है, उसकी आंखें व्यवस्थित रूप से परेशान करने वाले मलबे को स्कैन करती हैं। उसकी निगाहें एक प्राचीन दर्पण पर टिक जाती हैं, जिसका काला पड़ा फ्रेम और धूल से ढका शीशा भूली हुई रहस्यों की ओर इशारा करता है। धीरे धीरे जानबूझकर आदित्य एक अनदेखी शक्ति द्वारा खींचा हुआ अशुभ दर्पण के पास पहुंचता है। परित्यक्त क्लिनिक की ठंडी बांझ हवा भारी है, एक भयानक खामोशी उस उजाड़ जगह में व्याप्त है। आदित्य एक धूल भरे आईने के सामने खड़ा है, उसका अपना प्रतिबिंब एक बेचैन ठहराव के साथ उसे घूर रहा है। आदित्य के शरीर में एक अचानक अकथनीय झटका दौड़ जाता है। डर की एक सिहर उसकी रीढ़ में रेंग जाती है। आईने में उसका प्रतिबिंब मुड़ने लगता है, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल जाती है। फिर भी आदित्य स्थिर रहता है। प्रतिबिंब की मुस्कान चौड़ी हो जाती है, एक मूक उपहासपूर्ण भय, जैसे आदित्य का अपना चेहरा आतंक में विकृत हो जाता है। आदित्य के चेहरे पर शुद्ध मिलावट रहित आतंक अंकित हो जाता है। एक चीख उसके गले में फंसी रह जाती है। परित्यक्त क्लिनिक के अंदर हवा में एक भयानक खामोशी छाई हुई है, जिसे केवल सड़ते हुए भवन की हल्की चरमराती आवाजें ही तोड़ रही हैं। आदित्य का हाथ धीरे धीरे उठता है, उसकी कांपती उंगलियों में एक चमकता हुआ चाकू कसकर पकड़ा हुआ है, जो उसके चारों ओर की शांति के बिल्कुल विपरीत है। उसकी चौड़ी अविश्वसनीय आंखें धूल भरे आईने में अपने ही प्रतिबिंब से मिलती हैं, जो खुद के साथ एक भयानक सामना है। चमकती हुई तलवार कमरे की वीरानगी को दर्शाती है, जो उसके आंतरिक उथल पुथल की मूक गवाह है। उसका प्रतिबिंब उसे वापस घूरता है, उसके पूर्व स्वरूप का एक भूत, उसकी अपनी भयावहता को दर्शाती हुई चौड़ी आंखें। परित्यक्त क्लिनिक में एक अचानक गूंजती हुई आवाज ने आदित्य को चौंका दिया। उसकी धड़कन भयानक खामोशी में तेज हो गई। वह स्तब्धता और भय की एक झलक के साथ चारों ओर घूमता है, अप्रत्याशित उपस्थिति का सामना करता है। उनके पुराने प्रोफेसर डॉ विवेक उनके सामने खड़े हैं। उनके होठों पर एक शांत रहस्यमयी मुस्कान खेल रही है। डॉ विवेक की आवाज कोमल फिर भी प्रभावशाली तनाव को तोड़ती है। तुम आखिरकार आ ही गए। एक वीरान क्लिनिक की बासी हवा में धूल के कण नाच रहे हैं, जो क्षय का एक भयानक प्रमाण है। विवेक, उसकी आवाज शांत लेकिन अर्जेंट, कोने में एक गंदे शीशे की ओर इशारा करती है। वह आईने का भयावह रहस्य बताता है। यह आईना असली नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा है। वह समझाता है। उसकी आंखें गंभीर हैं। आईना लोगों के दिमाग में हत्या का विचार डालता है
और फिर वे वही अपराध करते हैं जिसका उन्होंने सपना देखा था। एक भयानक खुलासा। क्लिनिक की बांझ हवा भारी है। धूल के कण प्रकाश की किरणों में नाच रहे हैं, बढ़ते तनाव के मूक गवाह हैं। आदित्य का चेहरा शुद्ध क्रोध का मुखौटा है। उसकी मांसपेशियां तनी हुई हैं, हर रेखा गुस्से से चीख रही है। इसके विपरीत विवेक एक हल्की बेचैन मुस्कान देता है, तूफान में एक भयानक शांति। विवेक की आवाज से एक अजीब सी सिहरन निकलती है, एक ऐसी ठंडक जो बांझ हवा को चीर देती है। आदित्य का गुस्से भरा आरोप खामोशी को चीर देता है। तुमने लोगों को हत्यारा बना दिया है। विवेक का ठंडा जवाब, नहीं, मैंने तो बस उन्हें उनके असली चेहरे दिखाए थे। हवा में एक भयानक गूंज की तरह भारी लगता है। पुलिस सायरन की चीखती हुई आवाज हवा को चीरती है, तेज नजदीक आती हुई। आदित्य की आंखें फटी रह जाती हैं। जब एक गश्ती कार ब्रेक लगाती है, उसे यकीन है कि विवेक की गिरफ्तारी आसन्न है। विवेक को नजरअंदाज करते हुए अधिकारियों ने फुर्ती से आदित्य की बाहें पकड़ लीं। जैसे ही हथकड़ियों की ठंडी खनक सुनाई दी, आदित्य अविश्वास से चौंक कर देखता रह जाता है, क्योंकि धातु की खटपट से उसकी किस्मत तय हो जाती है। एक वीरान क्लिनिक में धूल के कण भारी हवा में नाच रहे हैं, जो क्षय और भूली हुई जिंदगियों का मूक प्रमाण है। चिकित्सा उपकरणों की छाया के बीच आदित्य हैरान खड़ा है। उसकी उलझन गंभीर माहौल के बिल्कुल विपरीत है। निरीक्षक की निगाहें अंधेरे को चीरती हैं। उनके शब्द खामोशी को चीरते हुए कहते हैं, जांच से पता चलता है कि आप इन सभी रोगियों का इलाज कर रहे थे। उनकी आवाज धीमी हो जाती है, एक खौफनाक इल्जाम, और हर घटना से पहले वे आपसे मिले थे। आदित्य का चेहरा अविश्वास से सिकुड़ जाता है। उसकी दलील धीरे से गूंजती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वीरान क्लिनिक में विवेक के हल्के कदमों की गूंज धूल भरे फर्श पर सुनाई देती है। उसका चेहरा आदित्य के पास पहुंचते हुए चिंता और दया से भरा हुआ है। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ खामोशी को चीरती हुई बोली, क्या तुम अब भी नहीं समझे? आदित्य। विवेक की निगाहें आदित्य को भेदती हैं। तुम्हें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। हवा में एक भयानक खुलासा लटका हुआ है। तुम्हारी दूसरी शख्सियत यह प्रयोग कर रही थी। शब्द एक चोट की तरह लगते हैं। आप यह सपना मरीजों के दिमाग में डाल रहे थे। विवेक अंतिम विनाशकारी सत्य बताते हैं, और तुम्हें यह खुद पता भी नहीं था। वीरान क्लिनिक में आदित्य कांप रहा है। उसकी परछाई उसे गंदे आईने से घूर रही है। प्रतिबिंब की मुस्कान खतरनाक रूप से परिचित लगती है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ चाकू है। आदित्य को एक भयानक एहसास होता है जब वह आईने में कातिल का चेहरा देखता है। हत्यारा वह खुद है, उसका अपना दूसरा रूप। एक भयानक सच्चाई सामने आई है। आदित्य की आंखें सूनी हैं, जो गहरे और भयानक डर से भरी हुई हैं।